बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एंड 5 के साथ आपका मेज़बान दानिश हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कराची की अगर बात की जाए तो हमेशा से यहाँ पर मायूसियाँ और ख़ास तौर पर एक दूसरे पर मलबा डालने की रविश जो है वो आज की नहीं है, वो इससे बरसों पुरानी है और हमेशा से यही होता रहा है। कई हुकूमतें आई लेकिन हमेशा से यही रोना रोता, कहीं फंड्स नहीं है तो कहीं इदारे जो हैं वो खैर सही तरह से फाल नहीं है। तो मानसून की जो बारिशें अब हो रही हैं तो इससे पहले भी ऐसे ही हुआ, बारहा ऐसा हुआ और अब भी वही है। डिप्टी मेयर साहब जो हैं अरशद वोहरा, वो भी रोना रो रहे हैं कि फंड्स नहीं है। तो फंड्स कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह से खर्च होंगे, ये सवाल एक पैदा होता है। और अगर बिजली की बात की जाए तो आज वैसे तो बारिश रहमत होती है और कराची वालों के लिए तो ये रहमत वैसे ही बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि कराची में जिस तरह से हम जानते हैं कि बारिशें कम होती हैं और मानसून की बारिश जिस तरह से हुई तो बारिश होने से पहले ही 400 फीडर के इलेक्ट्रिक के जो हैं वो ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा शहर तारीकी में डूब गया। हालांकि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है लेकिन सूरत हाल इसकी काफ़ी बरक्स दिखाई दे रही है। के इलेक्ट्रिक अपना रोना रो रही है और साथ साथ लगे हाथों सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी जो है उन्होंने भी अपनी जान छुड़वा रही है। उन्होंने ये कहा है कि 100 से ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि मखदूश हालत है और ये कह के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी बारहा ऐसा हुआ कि कुछ बिल्डिंग्स को मखदूश करार दे दिया और उसके बाद साइड पर बैठ गए। राशिद सिद्दीक 92 न्यूज़ के नुमाइंदे जो कि कराची से हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बातें हैं। राशिद, अभी ये बताएगा कि जिस तरह से रहमत जो है वो तो जहमत बन जाती है और कराची में हमेशा से ही होता रहा, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, रोड्स की क्या सूरत हाल है? क्योंकि देखने में यह आया है कि कुछ ओवरहेड ब्रिजेस जो हैं और जो फ्लाईओवर जो हैं, अंडरपासेस हैं, वहां पर और फ्लाईओवर्स के नीचे भी पानी ठहरा हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल यही सूरत हाल है जिस तरह आपने मंजर पेश किया कराची का। अगर शहर फैसल जो कि सबसे बड़ी और सबसे मसरूफ़ कराची की सड़क है, एयरपोर्ट जाने वाली है, तो इस वक्त अब से तकरीबन 10 मिनट कबल तक वो ट्रैफिक जाम की वजह से जो है वो उसमें शहरियों को बहुत ज़्यादा उसकी वजह मुश्किलात पेश आ रही थी। कारसाज और नाता खान ब्रिज के नीचे जो है वो कई फिट जो है वो पानी जमा था और महकमा KMC जो है वो उस पानी को निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ है। गुज़िश्ता शब भी जो बारिश हुई, फिर आज सुबह से जो बारिशों का सिलसिला हुआ, तो उसके बाद शहर के जो बल्दियाती मसाइल थे वो एकदम सामने आए। सबसे बड़ा मसला जो है वो शहर में गुज़िश्ता पूरे रमज़ान में जो है वो कचरा नहीं उठाया गया, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ में, जो कि दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट वो हैं जिनको सिंध हुकूमत ने चाइनीज़ कंपनी को ठेके पे दिया हुआ है कचरा उठाने का। इन पूरे डिस्ट्रिक्ट में ईद के पहले दिन दूसरे दिन हमने देखा कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में कई फिट जो है वो कचरा जमा हो चुका था। पहाड़ जो है महसूस होते थे। शहीद मिल्लत का इलाका हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका हो, तो जब बारिशें हुई तो वो कचरा पानी के साथ जो है वो बहता हुआ नालों में जाके जो है वो पानी की निकासी के जाम का सबब बना। यही वजह है कि शहर में बहुत ज्यादा जो है वैसे ये तो तसव्वुर करना है काफी बहाल है कि जब ये कूड़े के जो ढेर हैं वो पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे, नालों में जाएंगे और पानी के साथ मिक्स होंगे तो उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी, इसका सोचना भी काफी मुश्किल है। अरशद वोहरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ये कह रहे हैं कि फंड्स नहीं है, फंड्स कहां से आएंगे? आपने खत भी लिखा है लेकिन मुराद अली शाह साहब तो कुछ और कह रहे हैं। यार ये देखें, आप इस वक्त जो है ना डिफरेंट चीजों को डिफरेंट जगह लिंक ना करें। इस वक्त इशू ये हो रहा है कि रेन इमरजेंसी, रेन के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या रेन के हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं, ये सियासत नहीं है। ठीक है, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो है इस वक्त रेन में इफेक्ट जो होता है, जो पानी जमा हो जाता है वो हो जाता है नालों की वजह से। मेजर जो नाले होते हैं ना, उन नालों में कचरा डाला जाता है। उन नालों में कचरा डालने वाले, चाहे वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लोग हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, वो एक जुर्म है। जब उन नालों की सफाई हो गई तो उन नालों में पिछली दफा भी पानी अल्हम्दुलिल्लाह जमा नहीं हुआ था। कुछ पॉकेट्स ऐसे होते हैं जहां स्लोप के इशू आते हैं, वहां पे पानी जमा हो जाता है। इस दफा भी कुछ जगहों पे नालों की वजह से इश्यूज बने हैं और नालों की वजह से जो इश्यूज बने हैं उन नालों पे अभी काम शुरू ऑलरेडी हो चुका है। हम अपना अरशद भाई, अगर मैं सवाल कर लूं, अरशद भाई एक सवाल करना चाहूंगा वदा भाई कि नालों की सफाई का जिम्मा जो है वो मसूद आलम के पास रहा है हमेशा, और मसूद आलम इन दिनों में छुट्टियां लेकर कनाडा में जहां के वो नेशनल हैं वहां मौजूद हैं। तो क्या कहाँ चला गया? काम देखे, सिस्टम है, सिस्टम। मसूद आलम नहीं होंगे तो क्या काम नहीं होगा? काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने किसी बंदे से कहें
कि कराची के जो है ना, कराची का जो की पॉइंट है, टावर से गाड़ी लेके निकले और शारा फैसल से होते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तक आ जाए, तो कहीं पे भी हमें पता है कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, कहाँ पानी जमा हो रहा है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, आयशा मंजिल पे पानी जमा है, हमें पता है क्यों जमा है। वहां पे जो नाला पहले बना हुआ है, उस नाले के स्लोप का इशू है, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। हमने नालों पे, मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने मशीनरी सारी लगवा दी है, नो मैटर कि कौन फंड दे रहा है या कौन नहीं दे रहा। इस वक्त हमारी मशीनरी वहां पे काम करने लग गई है। हमारे सिटी वार्डन ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। हमारे पंपिंग स्टेशन जो है वो डी वाटरिंग पे लगे हुए हैं। 11 हमारे मोबाइल डी वाटरिंग पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। इसी तो वोरा साहब, इसका जिस तरह से आप बात कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि फंड्स का कोई मसला नहीं है, आपका काम बड़ा स्मूथली जा रहा है। मैं अब आपको बताऊं मसला क्या है। अगर मसला सुनना है और इस मसले को रिजॉल्व कैसे करना है, देखिए हम जब बात करते हैं फंड्स की, ये सारी जो है ये शॉर्ट टर्म बातें, बारिश होती है साल में 1 दफा हो गई, 2 दफा हो गई, कराची शहर में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। हम ये कराची शहर जो बना था, जिस हिसाब से कराची शहर को डेवलप किया गया था, कराची शहर की पॉपुलेशन उस वक्त 60-70 लाख थी। आज कराची शहर की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ की है, 2.5 करोड़ से ऊपर है। इस पॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए, इस ग्रोथ रेट को देखते हुए, कराची जिस तरीके से फैला है उसको देखते हुए, सर जी ओवरनाइट तो ये पॉपुलेशन नहीं बढ़ी ना, ग्रेजुअली बढ़ी है। हर साल मेरी बात मुकम्मल होने देंगे प्लीज जी, प्लीज। कराची की आबादी जो है 51% से ज्यादा कच्ची आबादी है। कराची दुनिया में कच्ची आबादियों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इनटू हाई राइजेस और इनटू ए प्रॉपर्ली प्लान्ड हाउसिंग स्कीम। हमने उस पर कुछ भी काम नहीं किया। हमने कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लॉन्ग टर्म बेस पे हमने प्लान नहीं किया। हमने कराची का जो विजन होना चाहिए उस विजन को फॉलो नहीं किया, चाहे उसमें मैं कसूरवार हूँ, चाहे उसमें कोई भी कसूरवार हो। अब ये कैसे सही हो सकता है, ये मैं आपको बताऊं। इसका सही होने का एक ही तरीका है। कराची एक मेगा सिटी है। इस मेगा सिटी को जो है प्रॉपर्ली डेवलप करने के लिए यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट विच इज द लोकल बॉडीज, उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तीनों को एक टेबल पर बैठ के कराची की फ्यूचर प्लानिंग, कराची का 25 साल एक प्लान देना होगा, कराची के लिए स्पेसिफिक फंड्स रखने होंगे। अगर ये हमने आज नहीं किया तो कराची वाकई डिजास्टर की तरफ जाएगा। फिर आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज भी क्योंकि ये ना लोकल बॉडीज अकेले बैठ के ये प्लान कर सकती है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, इसके लिए तीनों को, फेडरल गवर्नमेंट को जरूर बैठना होगा। और ये प्लान जो है वो पॉपुलेशन को देखते हुए, कराची की फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए और ये जहन में रखते हुए कि कराची जो है पाकिस्तान का वो शहर है जो 70% से ज्यादा रेवेन्यू देता है। कराची पाकिस्तान का सिंध का वो शहर है जो सिंध को 95% से ज्यादा रेवेन्यू देता है। इस शहर पे हमें पैसा खर्च करना होगा, इस शहर को प्रॉपर्ली प्लान करना होगा। टेम्पररी पैकेजेस, 10 बिलियन पैकेज और 20 बिलियन पैकेज से काम नहीं होगा। एक विजन रखना होगा 25 साल का और उस प्लान को पब्लिक करना होगा ताकि पब्लिक को पता हो कि 25 साल। अरशद भाई ये तो मुस्तकबिल की बातें हुई, लेकिन आज जो मुस्तकबिल के लिए अगर आज आपने नहीं किया तो 25 साल बाद कराची जो इससे बुरे हाल में हो। वोरा साहब ये देखें ना, ये तो बातें हैं, ये एक साल पहले शायद करनी चाहिए थी कि 2016 में ये प्लान मुरतब कर लेना चाहिए था कि 17 में जब मानसून की बारिशें होंगी तो उसके लिए ये इक़दामात किए जाएंगे। कराची का कचरा वैसे के वैसे, के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, वैसे के वैसे 400 फीडर ट्रिप कर गए हैं। तो ये मसाइल से घिरा हुआ है। के इलेक्ट्रिक जो है, मैं आपकी बात से इस बात से एग्री करूंगा, के इलेक्ट्रिक हैज फेल्ड टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। के इलेक्ट्रिक इज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। उसको जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है उनसे पूछना चाहिए कि ये जो 3 अमवात कल हुई हैं करंट लगने से, ये क्यों हुई हैं। उन्होंने इतने साल हो गए क्या काम किया, क्या उन्होंने कराची की बिजली में इजाफा किया। जब कल बारिश हुई तो उसके बाद तमाम मेन रोड की स्ट्रीट लाइट के फीडर्स ट्रिप हो गए। क्यों ट्रिप हो गए फीडर्स? स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से एक्सीडेंट्स हुए, लोगों को पानी नजर नहीं आया। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये जेन्युइन। अरशद भाई इसी में इजाफा करते चलें, कल जब बारिशों का आगाज हुआ तो केडीए ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि उन्होंने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वाटर बोर्ड ने भी एक एलामिया जारी कर दिया कि उन्होंने जो है वो रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है, लेकिन ना ही केडीए ना ही वाटर बोर्ड हमें शहर में कहीं नजर आया। तो
तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि दोनों महकमे जो कि सिंध हुकूमत के अंडर में है और दोनों ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। जब रेवेन्यू की बात होती है तो वाटर बोर्ड सबसे पहले खड़ा होता है, केडीए सबसे पहले खड़ा होता है, और जब काम की बात होती है दोनों महकमे गायब हैं। मैं इसका एक जवाब दे दूं एक लफ्ज में, ना केडीए ना वाटर बोर्ड, ये दोनों जो है ना ये मुंतखब अवामी नुमाइंदे नहीं है और ना ही कराची के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जवाबदेह हैं। अगर ये जवाबदेह होते तो आज ये भी सड़कों पर होते। ये जवाबदेह नहीं है कराची के मुंतखब नुमाइंदों को, कराची की अवाम को। तो जब ये जवाबदेह ही नहीं है, ये हमारी सुनेंगे ही नहीं, तो फिर जो है इनसे एक्सपेक्ट करना भी बेकार है। जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया हुआ है वो अपने तौर पर निकलकर जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे एहसास है और मैं माजरत खाऊं कि अवाम को तकलीफ नहीं है कुछ जगहों पर। वोरा साहब ये पहली बार तो तकलीफ नहीं हुई, 12 हर साल ऐसे ही होता है, ये भी तो देखे ना कि ये पहली दफा नहीं हुआ। और दूसरा ये जो कचरा नालों में जो कचरा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी कर रही है? बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल जो कचरा फेंक रहे हैं वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं मेरे भाई कि देखें ये जो आप कह रहे हैं ना कि इम्प्रूवमेंट नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, इम्प्रूवमेंट है। आपको वो कराची शायद याद नहीं है जिसमें गाड़ियां डूब जाया करती थी और लोग मर जाया करते थे। आज कंपैरेटिवली पानी जो है वो पूरे कराची में उस तरीके से नहीं जमा हो रहा, सिर्फ चंद पॉकेट्स हैं वहां पे पानी जमा होता है, उसको जो है डी वाटरिंग के लिए काम हो रहा है। जहां जहां ग्रेजुअली जो है नालों का इश्यूज है वहां नालों को क्लियर किया जा रहा है ताकि जो है पानी का फ्लो उसमें चला जाए। हमने आज से हफ्ता पहले भी हमने नालों पे सफाई की थी, सिर्फ इसलिए की थी कि हमें पता था कि मानसून आने वाला है और पानी का फ्लो होना चाहिए। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ कि नालों की सफाई में वो तेजी नहीं थी जो होनी चाहिए। चलिए वोरा साहब, देखते हैं जिस तरह से आपने भी इमरजेंसी नाफिज की हुई है बल्दियाती इदारों में, तो वो इमरजेंसी कितनी कारआमद साबित होती है ये वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब हमारे जो थे। राशिद सिद्दीक आपका भी शुक्रिया। तो कराची की सूरत हाल तो हमने देखी। अब कुछ हमसाया मुल्क की बात करते हैं जहां से भारतीय सिख यात्री जो कि जिन्होंने पाकिस्तान आना था और महाराजा रणजीत सिंह जिनकी बरसी होती है, इससे पहले जितने भी अक़लियतों के त्यौहार होते हैं पाकिस्तान उसमें हमेशा पेश होता है, लेकिन इस बार फिर से जो भारत का रवैया था वो काबिल मज़म्मत है। इसमें 300 से ज़ायद ऐसे सिख यात्री थे जिन्होंने पाकिस्तान आना था। तमाम तरह इंतजाम जो हैं वो भी कर लिए गए थे। मियाँ शाहिद नदीम हमारे साथ ही मौजूद हैं और इसके अलावा सरदार रमीन अरोड़ा साहब जो रुकन सूबाई असम्बली हैं वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। पहले मियाँ शाहिद की जारी रुख कर लेते हैं, तमाम तरह सूरत हाल के बारे में उनसे जानते हैं। मियाँ शाहिद ये बताएगा ये माजरा का इससे पहले भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका था कि तमाम तर इंतजामात हो गए, पाकिस्तान ने वीज़े भी जारी कर दिए थे, ट्रेन के आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन उसके बाद पता चला कि वहां से तो चले ही नहीं। जी इससे पहले भी ये वाक़या पेश आ चुका है। इससे पहले भी जो हमारे सिख भाई हैं इनकी जो मजहबी रसूमात थी इनकी अदायगी के लिए हिंदुस्तान से अटारी बॉर्डर से हमारे सिख भाइयों ने आना था, लेकिन उस वक़्त भी हिंदुस्तानी हुकूमत आड़े आ गई और उन्होंने वो कोई भी मौका ऐसा पाकिस्तान दुश्मनी का नहीं छोड़ते और अपने शहरियों को यहाँ नहीं आने देते। इस मरतबा दोबारा फिर वही वाक़या दोहराया गया और महाराजा रणजीत सिंह की 178वीं बरसी के हवाले से तकरीबात जो है वो गुरुद्वारा श्री डेरा साहब पर मुनक्किद होनी थी, जो कि आज हुई भी। उसके लिए 350 से ज़ायद जो सिख भाई हैं उनको वीज़ा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जारी किया था। फिर एक खुसूसी ट्रेन भी भिजवाई गई थी जो उन भाइयों को लेकर अटारी से इसको लाहौर आना था और यहाँ पर इनको अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए उन तकरीबात में शिरकत करनी थी। लेकिन कल जब वो सारे सिख भाई वहाँ पर अटारी पर मौजूद थे और वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, उस वक़्त एक मरतबा फिर जो है वो हिंदुस्तानी हुकूमत ने वही अपनी पाक दुश्मनी का अंसर जो रंग उन पर चढ़ा हुआ है वो उन्होंने दिखाया और वो उनको वहाँ से आने नहीं दिया। इस हवाले से 92 न्यूज़ ने कल वो तस्वीर भी जारी की, अपने नाज़रीन को दिखाई तो और शायद 6 घंटे तक इंतजार भी करते रहे, लेकिन उसके बाद भी पता चला कि नहीं है। अरोड़ा साहब क्या कहिएगा, इस तरह का जो भारतीय रवैया है इससे पहले भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका और एक हीले बहाने बनाए जाते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं इस रवैये की जो भारतीय रवैया इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और ये उनका वतीरा रहा है कि वो कोई ना कोई हीले बहाने करके जब भी सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहते हैं, यहाँ पे जो उनके मजहबी गुरुद्वारे हैं अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, तो उनको किसी न किसी तरीके से हीले बहाने से रोका जाता है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने हमेशा जो माइनॉरिटीज उनकी प्रोटेक्शन की, वेलफेयर की बात की है। इंडिया जो अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है और इस बात की एश्योरेंस दिलवाता है अपने
सिटीजन्स को कि यहाँ पे तमाम अक़लियतों को उनके मजहबी हकूक हासिल है। तो आप उसकी एक मिसाल ये देख लीजिए कि क्या मजहबी हकूक हासिल है कि जो इंडियन सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहते हैं उनको उन्हीं के मुल्क में रोक दिया जाता है, उनको पाकिस्तान नहीं आने दिया जाता, ये कह के पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी ठीक नहीं है। भाई जब 2014 में ब्लास्ट हुआ था बॉर्डर के ऊपर, उससे 3 दिन बाद पाकिस्तान में यात्री तशरीफ लाए और हजारों की तादाद में इंडिया से तशरीफ लाए। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं और उनके हिंदू यात्री जो कटास राज की यात्रा के लिए तशरीफ लाना चाहते हैं उनको आने देगा। तो ये बिला वजह एक इशू क्रिएट किया है इंडिया ने, और ये इंडिया का वतीरा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टेक्ट है। और आप नोट कीजिए कि जब भी इंडियन यात्री पाकिस्तान तशरीफ लाते हो तो आपके मीडिया के भाई जब उनसे इंटरव्यू करते हैं तो वो जाते हुए बहुत अच्छी यादें लेके पाकिस्तान से वापस जाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वापस जाते हैं और वो हमारे एम्बेसडर बन के जाते हैं। तो शायद ये बात उधर नहीं भाती कि कोई इंडियन जब पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से वापस जाए तो वहां पे जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो मेरे ख्याल में इंडिया को इसको देखने की जरूरत है। और जो वो सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, मजहबी अक़लियतों को उनके हकूक की बात करते हैं, तो सिख कितना का 2 करोड़ सिख नहीं है जी इस वक्त इंडिया में। अगर वो उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, उनको भी उनके जो मजहबी रसूमात है वो अदा नहीं करने देंगे, तो मुझे समझ नहीं आती। और बेसिकली ये सिखों के अंदर एक डिवाइड करने की साजिश की जा रही है, सिखों को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है कि किस तरीके से सिखों को पाकिस्तान में जो उनकी मजहबी इबादत गाहें हैं उनको उनसे दूर किया जाएगी। अच्छा अरोड़ा साहब, जिस तरह से ये रवैया है भारत का, एक तो पहली बात तो ये कि जो इमेज परसेप्शन जो पाकिस्तान की बनाई हुई है, भारत के अंदर जो लोग रहते हैं जो कभी पाकिस्तान नहीं आए, क्या उनको डर तो नहीं है? क्योंकि जो लोग यहाँ पाकिस्तान आते हैं, चाहे वो सिख यात्री हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो आते हैं उसके बाद जाते हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जाते हैं, उनको डर तो नहीं है कि वो जो इमेज जो उन्होंने बनाया हुआ पाकिस्तान का वो खराब हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप यात्रियों से जब आप खुद इंटरव्यूज करते हैं तो जब वो आते हैं पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो उनके अंदर एक डर और खौफ होता है, क्योंकि उनको आने से पहले बाकायदा उनको ये वाघा बॉर्डर पे अटारी की तरफ उनको बताया जाता है कि आप हमारी कोई गारंटी नहीं है, पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, आपको मार दिया जाएगा तो हमारी गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होते हैं तो यहाँ पे प्यार मोहब्बत और खुलूस जब उनको मिलता है और उनको नजर आता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख मसीही सब खड़े उनको वेलकम कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी उनको यहाँ पे वेलकम कर रही है और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी फराहम करती है। तो जब यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेके जाते हैं तो इंडिया ने जो परसेप्शन पाकिस्तान की कायम की है विद इन द इंडिया और आउटसाइड द वर्ल्ड वाइड, तो शायद उनको ये खतरा हो गया है कि ये तो इस तरीके से हमने जो एक मनफी प्रोपेगेंडा इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ है, तो शायद उनको धक्का लग रहा है। दैट्स वाई वो इस तरीके के ओछे हथकंडे अपनाने पे अपना रहे हैं। अरोड़ा साहब, वैसे मजे की बात है जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, इसी को सेकंड करूंगा कि अक्सर लोग ऐसे हैं जो वहां से आते हैं तो कहते हैं कि हम तो आते हुए बड़ा डर रहे थे, लेकिन यहाँ आके तो हमें वहां से भी ज्यादा सेफ जगह महसूस हुई है, हमें बड़ी खुशी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं खुद मीडिया में क्लिप कुछ दिन पहले एक मीडिया में क्लिप देख रहा था कि वो इंडियन यात्री सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और जब मीडिया वाले उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते जी हमें तो थोड़ा सा आप अपना जूठा दे दे, जो आप खाते हैं उसका जूठा भी दे दे ताकि हम वो जूठा को और हमारे भी वही प्यार खलूस मोहब्बत आ जाए, वही सब्र आ जाए जो पाकिस्तानियों में है। और फिर वो एंड पे जब कंक्लूड करता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, तो इसका मतलब यही है ना कि पाकिस्तान में उनको अपनाइयत मिली, मोहब्बत मिला, पाकिस्तान में यकीनी तौर पर अपनाइयत मिलती है। मैं शाहिद ये बताएगा कि इसके बाद जो सूरत हाल हुई है तो इसके बाद दफ्तर खारजा का क्या रिएक्शन आया, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का? जी, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का जो रिएक्शन आया वो उस पर उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान ने यहाँ से खुसूसी तौर पर ट्रेन भेजी थी और ताकि वो अपने मेहमानों को यहाँ पर ला सके और वो अपनी मजहबी रसूमात में शिरकत कर सके, लेकिन हिंदुस्तान का रवैया इंतहाई अफसोसनाक रहा। यहाँ पर मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता चलूँ कि जो सिक्योरिटी के हवाले से अभी रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने बात की, तो वो बात बिल्कुल जो है खुद मुतअद्दिद मरतबा जो है वो सिख यात्री जब यहाँ पर तशरीफ़ लाया और वो उन्होंने यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात अदा की, मैंने उनसे इंटरव्यूज़ भी किए तो वो बड़ा खुश हुए। और ख़ास तौर पर पंजाबी का एक जुमला जो है कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं, तो वो ये
बाकायदा दोहराते थे। और अनारकली बाज़ार में उनकी ख़वातीन वो खुद इचरे बाज़ार में वो बाकायदा शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं और सिक्योरिटी का कभी कोई मसला ऐसा रहा नहीं है। ऐसा ये भारत की जो नाम नहाद जमहूरियत और सेकुलरिज्म का जो वो ढिढोरा पीटता है, ये उसका लिबादा अब चाक हो चुका हुआ है। और जो इस वक्त वहाँ पर मौजूदा हुक्मरान है वो खुद इंतहा पसंद है और इसकी वजह से जो है वो जो बाकी अक़लियतें हैं वहाँ पर वो कोई भी हो उनको वो वहाँ पर ना तो चैन से जीने दे रहे हैं और ना यहाँ पर वो किसी को पाकिस्तान यहाँ पर आने दे रहे हैं ताकि वो अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी कर ले। यहाँ पर सिक्योरिटी का बाकायदा एक इंतज़ाम था। कल मैं खुद जो है वो 4 घंटे स्टेशन पर खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि सिख यात्री यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और उनको रिसीव किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। लेकिन और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी कि जो सिक्योरिटी के लिए मौजूद थी, सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम थे और यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी के तमाम तर इक़दाम तो किए गए लेकिन उसके बावजूद वो नहीं है। बहुत शुक्रिया। मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद थे और इसके अलावा सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब मेंबर सूबाई असम्बली वो भी हमारे साथ मौजूद और पाकिस्तान की जानिब से सारे इक़दाम किए गए थे लेकिन उसके बावजूद जो सिख यात्री हैं उन्हें पाकिस्तान आने नहीं दिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे कि जमशेद दस्ती किस बात का रोना रो रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ख़वातीन हज़रात, एक हफ्ता पहले की बात है, कोयटा में एक हौलनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहाँ GPO चौक पर एक ट्रैफिक सार्जेंट जो है जिन्हें कुचल दिया गया था। उसके बाद काफ़ी इसमें चेंजिंग भी आती रही और जो उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया मजीद अचकज़ई साहब को जो कि MPA भी हैं, लेकिन उसके बाद इस कहानी में नए मोड़ आने लग गए। अभी जो डेवलपमेंट ताज़ा ये है वो डेवलपमेंट ये है कि सुलहनामा एक सामने आया है और उस सुलहनामा में ये लिखा गया है कि सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ साथ जो है उसको 2 लाख रुपए किसास के तौर पर भी दिए गए हैं। किफ़ायत अली नुमाइंदा 92 न्यूज़ कोयटा से हमारे साथ ही मौजूद जानते हैं। किफ़ायत अली ये बताएगा 7 रोज़ा मजीद रिमांड भी दे दिया गया है और ये रफ़ीक साहब जो हैं जो केसी ज़ियारत है इनका क्या किरदार बनता है इसमें? जी बिल्कुल, आज सुबह जो है वो अदालत ने MPA मजीद खान अचकज़ई को 7 रोज के लिए जो है रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि साथ ही साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत है रफीक तरीन साहब, उनसे इस हवाले से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ कि वो जो जांबाज कांस्टेबल उसके घर गए थे और वहाँ पर तमाम तर जो मालूमात थी, जो बातचीत की गई उसको जो है वो उसका इकरार भी करते हैं। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो सुलहनामा जिसको कहा जा रहा है वो सुलहनामा नहीं बल्कि इकरारनामा है कि जो एहलकार के जो लवाहिकीन थे, जो गुरसा थे, उनकी जानिब से जो 3 मुतालबात किए गए थे। पहला मुतालबा ये किया गया था कि सरकारी नौकरी दी जाए, दूसरा मुतालबा ये था कि उनको सरकारी क्वार्टर दिया जाए, जबकि तीसरा उनका मुतालबा ये था कि जो एहलकार जो इसमें जांबाज हुआ है उसको सरकारी तौर पर जो है वो शहीद डिक्लेयर कराया जाए और साथ ही साथ जो उनको जो गुरसा को जो इमदादी जो रकम मिलती है वो जो है वो उनको दी जाए। ताहम उसके बाद हमने ये सवालात में भी जन्म दिया कि आखिरकार असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत जो है वो किस हैसियत से जो है वहाँ पर गए और जो सरकारी नौकरी और सरकारी क्वार्टर की बात जो की जा रही है जिस पर दस्तखत भी हैं दोनों तमाम तर पार्टियों के। नहीं, लेकिन किफ़ायत अली यहाँ पर ये सवाल भी तो जन्म लेता है ना कि किस हैसियत से क्या एक MPA जो है, सवाल ही पैदा होता है कि वो कर सकते, इतनी कैपेसिटी है कि वो सरकारी तौर पर शहीद का दर्जा दिलवाए, सरकारी क्वार्टर भी दे दे और सरकारी नौकरी भी दे दे? जी बिल्कुल, यही सवाल जो है वो अब तक भी जो है वो जवाब तलब है कि आखिरकार सबसे पहले तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो किस हैसियत से जो है वो वहाँ पर फरीक बनकर यानी कि मजीद खान अचकज़ई के नुमाइंदे बनकर जो है वो वहाँ पर उनके लवाहिकीन से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ जिन मुतालबात के हवाले से इकरारनामा हुआ जिस पर दस्तखत हुए, आखिरकार वो तमाम तर चीज़ें जो है वो किस हैसियत से अता की जाएंगी। क्या जो MPA मजीद खान अचकज़ई हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है वो एक सरकारी नौकरी जो है वो उनके गुरसा को देंगे या फिर क्वार्टर जो है इस हवाले से दिया जाएगा। हम ये तमाम तर चीजें जो है वो अब जवाब तलब है। असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ भी जो है वो महकमाना कार्रवाई के हवाले से जो है वो बाज़गश्त अब चल रही है। ठीक है किफ़ायत, आप साथ ही रहिएगा। याकूब असदार जो है वो भी इस वक्त DG खान में जो कि अताउल्लाह साहब का मरहूम का जो आबाई इलाका है वहाँ पे उनके घर के साथ, घर वालों के साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। याकूब ये बताएगा, अभी तजाद है क्योंकि जो रफ़ीक साहब है जो इनके पास आए भी थे और इनसे एक सुलहनामा जो इस पर दस्तखत भी करवाए थे, इनका क्या मौक़िफ़ आया घर वालों के इस बारे में?
जी बिल्कुल, इनका मौक़िफ़ जो है उन्हीं के बेटे से लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मौज़म अता, जो कि मरहूम जो अताउल्लाह उनके बेटे हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं कि क्या मौक़िफ़ है आपका, जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि सुलहनामा जो है वो हो चुका है आपकी तरफ से? नहीं, कोई सुलहनामा नहीं हो चुका है हमारी तरफ से। जो ये दिखा रहे हैं बिल्कुल सारा का सारा झूठ। अच्छा, कोई सुलहनामा नहीं हुआ? आपने ये पूछेगा जरा कि ये भी तो हो सकता है बिल्कुल नहीं हुआ है, कि जो चचा है बिल्कुल हुआ नहीं है, मौज़म के जो चचा है इनायतुल्लाह के बारे में। जी अच्छा, आप याकूब सुन रहे हैं? आप बताइएगा जरा, ये मौज़म जो है जी मैं भी सुन रहा हूं, जो बात हुई है तो ये बताइएगा कि ये भी तो हो सकता है ना कि जो इनायतुल्लाह जिनके चचा है मौज़म के, जो कि भाई हैं अताउल्लाह मरहूम साहब के, हो सकता है उन्होंने कोई किसी इस किस्म का कोई सुलहनामा उस पर दस्तखत किए हो? जी आप ये बताएंगे कि आपके जो चचा हैं, आपकी जो फैमिली है, इस सुलहनामे को लेकर मुत्तफिक है? आपके घर में इत्तफाक है? आपके चचा इनायतुल्लाह ने तो या दीगर ने इस सुलहनामे की बाकायदा बात तो नहीं की उनसे, आपसे बगैर पूछे? नहीं, क्योंकि चाचा का भी तो भाई है ना, उसका भी तो, उन दोनों में एक ही खून है, एक ही बाप का खून है। तो ये दस्तखत आपने किस लिहाज से किया? आपने जो करारनामा किया है वो दस्तखत क्यों किए गए आपने? दस्तखत जो किए गए हैं ना, वो इस चीज़ के किए गए हैं, उस वक्त जो ना नामालूम अफराद के ऊपर FIR दर्ज थी। इसके अलावा ये जो आया हुआ था DC रफ़ीक तरीन, ये जो ना DC भी नहीं है, सुनने में इसी तरह आया है, ये DC भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसने कहा कि जो ना मैं आपके वालिद का शहीद डिक्लेयर करवा दूंगा, और जो ना जो फैसिलिटी वो जो शहीद को बेटे को दी जाती हैं, नौकरी और घर वगैरह, वो मैं आपको IG साहब से दिलाऊंगा। ये तहरीर करके मुझे लिख कर दे दो, उसके अलावा मैं IG साहब को पेश करूंगा, तो आप लोगों को ये सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं IG साहब को पेश करूंगा, रफ़ीक तरीन साहब ने कहा? जी हाँ, इसी तरह कहा। और आपने दस्तखत कर दिए एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर? जी हाँ, सफ़ेद कागज़ के ऊपर दस्तखत कर दिए हमने। अच्छा याकूब, ये बताएगा जो इनायतुल्लाह हैं वो खुद भी जो है ट्रैफिक पुलिस में ही है, कोयटा में सरकारी ओहदा रखते हैं, तो यकीनी तौर पर उन पर भी प्रेशर होगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि उस प्रेशर की बुनियाद पर ये दस्तखत किए गए? जी बिल्कुल, यहाँ पे हम आए हैं तो हमें मालूमात मिली है काफ़ी ज़्यादा। ना सिर्फ इनायतुल्लाह और इनके वालिद, बल्कि ये जो बस्ती साबू खेल है, यहाँ तकरीबन हर घर का एक फ़र्द जो है वो बलूचिस्तान में बरसरे रोज़गार है, सिक्योरिटी फोर्सेस में, मुख्तलिफ इदारों में। और यहाँ जो इनके चचा इनायतुल्लाह हैं, उन्होंने भी अब जो है इनकारी दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि उन्हें भी जान का ख़तरा है और वो जो है दोबारा कोयटा नहीं जा सकते, उसी महकमे में दोबारा नहीं जा सकते जहाँ पर उनके भाई को एक बासर MP ने इस तरह रोंदा है। और वो जो है अब उनकी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इनके भाई हैं इनायतुल्लाह, वो इस वक्त यहीं पे हैं, अपने घर पे मौजूद हैं और वो अब इस वक्त नहीं गए हैं। और इनका यही कहना कि ये घर में मुत्तफिक हैं इस चीज़ को लेकर कि वो जो बासर MP है उसके खिलाफ किसी भी किस्म का सुलह नहीं किया जाएगा। तो ये AC ज़ियारत साहब जो हैं, रफ़ीक तरीन साहब, ये किस कैपेसिटी में आए थे? ज़ाती हैसियत से आए थे, किसी का पैगाम लेकर इनकी तरफ आए थे? क्या कहना है इनका इस बारे में? जी जब मेरी इनसे वर्षा से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि जो AC साहब 24 जून को आए थे, ईद से 2 दिन पहले, उन्होंने अपनी कैपेसिटी में आए थे, अपनी ज़ात के हवाले से आए थे। उन्होंने ये ज़रूर यहाँ पे कहा था कि जो MPA साहब हैं वो मेरे दोस्त हैं और मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, और जो ये सानिया पेश आया काफ़ी अफसोसनाक है। ताज़ियत भी की है और 2 लाख रुपये जो है इनके बकौल, ये मौज़म के बकौल 2 लाख रुपये जो है इन्होंने अपनी जेब से दिए हैं, और उसी 2 लाख के इन्होंने एक सफ़ेद कागज़ पर दस्तखत करके दिए हैं। और यही कहा गया कि 2 लाख रुपये जो है मैंने सरकार IG बलूचिस्तान से लेने हैं या उन्हें बताना है, आगाह करना है, तो आप कागज़ के ऊपर दस्तखत कर दें। तो उन्होंने एक दस्तखत कर दिए हैं, जो कि बाद में गुज़श्ता रोज़ एक तहरीरी सूरत में सामने आया है। ठीक है, आप याकूब साथ ही रहेगा। किफ़ायत की जान रुख करते हैं। किफ़ायत, ये बताइएगा जो रफ़ीक साहब जो कि गए भी हैं, पर्सनल कैपेसिटी पे तो यकीनी तौर पर नहीं गए होंगे, किसी के इमा पर गए होंगे, तो अब उनके खिलाफ क्या कोई महकमाना कार्रवाई होगी या हो रही है, शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जब हमने बात की रफ़ीक तरीन साहब से कि आप किस कैपेसिटी में गए और अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं तो आपने जाकर डिप्टी कमिश्नर का ओहदा जो है वो जो इकरारनामा है, जो हल्फनामा है, वहाँ पर क्यों लिखवाया? उनका ये कहना था कि मैं जो है वो अपनी ज़ाती हैसियत से गया हूँ, क्योंकि वो अपने कबीले के सरदार भी हैं। उनका ये कहना है कि मैं बलूचिस्तान की जो रिवायात हैं कि जो सरदारी लिहाज से जो है वो इस तमाम तर जो इशूज़ हैं उनका फैसला कराया जाता है, तो मैं उस जो है वो कैपेसिटी में गया हूँ। ताहम उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैंने इस हवाले से जो दोनों पार्टियां हैं, यानी कि मजीद खान असदगई साहब से भी इस हवाले से बात की थी, और साथ ही साथ जो उनके वर्सा हैं उनको भी इस चीज़ की तसल्ली दी थी कि जो उनके मुतालबात हैं, जिनका वो मुतालबा कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पर उनकी यकीन दहानी जो है वो MPA मजीद खान असदगई की जानिब से कराई गई थी। ताहम अब हमने देखा कि वो तमाम तर जो शवाहिद, जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो सामने आया मीडिया पर, तो
उसके बाद जो है वो महकमे की जानिब से जो है वो उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने की भी जो है वो बात व्यक्त हो रही है। ताहम अब तक किसी हुकूमती तरफ से और ना ही अब तक हमें जो है वो किसी आला अहदेदार की तरफ से इसकी तस्दीक की हुई है कि जो है असिस्टेंट कमिश्नर रफीक तरीन के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की महकमाना कार्रवाई जो है उसका आगाज किया गया है या वो आया वो कब होगी। सामने सवाल से खबरें जरूर सामने आ रही हैं कि जो है वो फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि उन्होंने अपने जो जॉब को इस्तेमाल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर के नाम को इस्तेमाल करते हुए जो है उन्होंने समांतर मामले का जो है वो तस्फिया कराने की कोशिश की। ताहम रफीक तरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो कबायली हैसियत से, क्योंकि वो कबायली के सरदार भी हैं, तो उनका ये कहना था कि वो उस हवाले से जो है वो गए थे और समांतर जो मामला है उसको तस्फिया कराने गए थे। ठीक है, शुक्रिया कफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद थे, याकूब असदार जो कि इनकी फैमिली के हमर का भी शुक्रिया। तो अभी सूरत हाल कुछ गंभीर सी है और गुत्तियाँ अभी सुलझ नहीं रही, क्योंकि एक जानिब जो है रफ़ीक साहब तो कह रहे हैं कि मैं ज़ाती हैसियत से किया हूँ क्योंकि मैं कबायली सरदार भी हूँ और इस वजह से मैं ये चाहता था कि दोनों फ़िरक़ैन के माबैन जो है वो सुलह हो जाए। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि जब वो AC हैं तो उन्होंने सुलहनामा पर DC क्यों लिखा, और तजाद जो पाया जा रहा है क्योंकि इनकी फैमिली ये कह रही है कि हमसे इन्होंने कहा कि ईदी के तौर पर 2 लाख रुपए देते हैं, लेकिन वहाँ जाकर सुलहनामा उसे पेश किया गया, लेकिन गुत्थियां अभी सुलझती नहीं है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए जो MPA साहब हैं मुजीब अचकज़ई साहब, उनका जो शाहाना प्रोटोकॉल हमने जेल में भी देखा और काफ़ी दिनों से वो खबरों में आ भी रहा है, और उसमें ये देख रहे हैं कि वो हालांकि नामजद मुलजिम हैं, कत्ल किया है एक पुलिस एहलकार का, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें वो सारा प्रोटोकॉल जेल में भी दिया जा रहा है। जो पेटी भाई को इंसाफ दिलवाने के बजाय जो पुलिस है वो उनको प्रोटोकॉल दे रही है। लेकिन अगर हम इसी कहानी का दूसरा रुख देखें और पंजाब में जो एक MNA है उनकी वाबस्तगी हुकूमती पार्टी से बिल्कुल नहीं है, जमशेद दस्ती साहब, उन्होंने नहर का पानी खोला, माना कि गलत किया लेकिन कत्ल जितना बड़ा जुर्म नहीं था, लेकिन सूरत हाल और जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी उल्टा दिखाई दे रहा है। मुजीब अचकज़ई साहब को कूलर भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जमशेद दस्ती साहब जो हैं जो कि MNA है उन्होंने कत्ल भी नहीं किया, सिर्फ नहर का पानी खोला। और उन पर जो हालात हैं वो खुद बयान करते हैं और वही कह रहे हैं कि 6 रोज़ से जो है उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया। जो फुटेज हमने देखी उसमें तमाम मीडिया पर चलती हुई रही, बाकायदा रो रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने जो है अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी इस तरह से ख़राब हो रही है कि उन्होंने कहा है कि सेल में बिच्छू और सांप भी छोड़े जा रहे हैं। असजद मुनीर सरगोदा में मौजूद हैं, बात करते हैं। असजद, पहले तो ये बताइएगा कि उनको उनके आबाई इलाके के जो जेल है वहाँ से, मुल्तान जेल से उन्हें सरगोदा जेल में मुंतकिल क्यों किया गया था? जी, इस बारे में उन्होंने अदालत में भी ये बताया था कि उन्हें नहीं मालूम कि ये केस जो है बहावलपुर का केस है, बहावलपुर जेल से उन्हें सरगोदा मुंतकिल क्यों किया जा रहा है। उन जमशेद दस्ती का कहना ये था, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ ख्वार किया जा रहा है, मुझे जानबूझ के हरासा किया जा रहा है ताकि मैं अपने बैकफुट पे चला जाऊं और जागीरदाराना निजाम जो है जिसके खिलाफ मैं चल रहा हूं उसके खिलाफ ना चलूं, और मुझे हर तरह से धमकियां दी जा रही हैं। उनका कहना ये भी था कि जिस टार्चर सेल में उन्हें रखा जा रहा है, जिस सेल में उन्हें रखा जा रहा है वहां पर बिच्छू और छिपकलियां और सांप वगैरह भी छोड़े जाते हैं। उन्होंने जब अदालत से बाहर निकले हैं तो बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी जेब से बिच्छू और एक सांप जो है मरा हुआ था वो निकाला और निकाल के मीडिया के सामने दिखाया। उन्होंने बताया कि मुझे जानबूझ के इस तरीके से ये तो मौक़िफ़ आ गया ना जमशेद दस्ती साहब का, जिसपे वो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी सारी रुदात बयान की। लेकिन ये जो हुकाम है वो क्या कहते हैं, इसकी जनरल रीज़न क्या थी, क्या वजह थी कि बहावलपुर से उन्हें सरगोदा जेल में शिफ्ट किया गया? इनके साथ थाना सिविल लाइन जो है वहाँ के मुजफ्फरगढ़ के SHO थे, उनसे हमने मालूम किया तो उन्होंने बताया कि अमन व अमान का मसला था, इनके जो इलाके के लोग हैं वो मुश्किल हो रहे थे काफी ज्यादा। तो इनका सिर्फ एक केस जो है ये 298 केस है दहशतगर्दी की दफात के तहत, सिर्फ एक केस में उनको सरगोदा में भिजवाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि इम्कान था कि ये इनके जो साथी हैं, जो इनके वोटर्स हैं, वो मुश्किल होकर कहीं कोई ज्यादा नुकसान। लेकिन असद, ये इस तरह के जो जेल शिफ्ट होते हैं अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जो कोई ऐसा मुजरिम हो या मुलजिम हो जो कि बागी हो और वहाँ पर सूरत हाल को ख़राब कर रहा हूँ, मुश्किल कर रहा हूँ जेल के अंदर, और सूरत हाल सिक्योरिटी का मसला हो, तो तब शिफ्ट किया जाता है। क्या अंदरूनी तौर पर ऐसी कोई शिकायत थी कि जमशेद दस्ती जो है इस तरह के उनका रवैया जो है वो बागी था या लोगों को मुश्किल कर रहे थे जो जेल के अंदर थे?
देखिए, इनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हैं वो भी इस तरह के मुकदमात हैं कि उन्होंने इश्तियाल पैदा किया गवर्नमेंट के खिलाफ और इंतजामिया के खिलाफ, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि वो किसी भी इम्कानात के तौर पर किसी भी ऐसी जो वडेरे और जागीरदार वहाँ पे मज़ेरों को दबाते हैं उनके खिलाफ वो उठ खड़े होंगे। उनका जमशेद दस्ती का यही मौक़िफ़ है कि वो क्योंकि इस निज़ाम के खिलाफ हैं, जागीरदाराना निज़ाम जो चल रहा है इसके खिलाफ हैं, और नून लीग के खिलाफ होने की वजह से उनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई की जा रही है। तो असद, अभी ये जो बात हुई है, क्योंकि ये मीडिया पर चल भी रही है कि जिस तरह से उन पे जुल्म किया जा रहा है और 6 दिन से जो है वो खाना भी नहीं खाया उन्होंने, तो इसके बाद कोई एक्शन लिया गया है? क्योंकि सेशन जज की जानिब से भी गालिबन ये कहा गया है कि 2 रोज़ में जेल का मुआयना करेंगे। जी बिल्कुल, सेशन जज सरगोदा जो है उन्होंने जब जमशेद दस्ती को अदालत में पेश किया तो उन्होंने जब जमशेद दस्ती ने अपने वहाँ पे हालात बताए और उनकी जमशेद दस्ती की हालत भी कुछ ऐसी थी कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। इस दौरान जब जज साहब के पास पेश हुए तो जज साहब ने फौरी तौर पर अहकामात जारी किए जेल सुप्रीडेंट को, और उन्होंने ये कहा कि अगर जमशेद दस्ती को फौरी तौर पर खाना खिलाया जाए और तमाम सहूलियात जो जेल मैनुअल के मुताबिक हैं वो इन्हें फराहम की जाएं। अगर इसके अलावा इनके ऊपर तशद्दुद या इन्हें सहूलतें ना फराहम करने की शिकायत मिली तो 2 रोज बाद जब वो जेल का विजिट करेंगे और जमशेद दस्ती से वो उन्होंने कहा है कि मैं खुद आके तुमसे पूछूंगा और बयान लूंगा। अगर कोई जेल इंतजामिया के खिलाफ शिकायत मिली तो जेल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो जेल इंतजामिया है उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया? क्या उन्होंने इस बात की तस्दीक की है? वो कहते हैं कि वाकई ऐसा है, या वो तरदीद करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? जी, इससे पहले तो वो सरगोदा जेल में थे नहीं। मेरी सुप्रीडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि क्योंकि जेल अदालती अहकामात भी हैं, उसके अलावा जेल सरगोदा जेल में ऐसा कोई काम नहीं होगा, ना कोई ऐसा असर और रसूख इस्तेमाल होने पर भी किसी भी दबाव पे ऐसा नहीं किया जाएगा कि जमशेद दस्ती के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। जमशेद दस्ती को जब यहाँ पे सरगोदा जेल में मुंतकिल किया गया उसके बाद हमारे जेल में बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें खाना भी खिलाया गया और अच्छे तरीके से एक साफ से सेल में रखा गया, क्योंकि उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है, इसलिए इन्हें अलहदा सेल में रखा गया है। नहीं तो असद, ये बयान में तो तजाद पे है, तो जमशेद दस्ती इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये जो रवैया है ये सिर्फ सरगोदा जेल में उनके साथ ऐसा हो रहा है या बहावलपुर में कुछ ऐसी सूरत हाल थी? नहीं, बहावलपुर जेल की उन्होंने ये सारी शिकायत की थी। सरगोदा जेल में तो आज उन्हें मुंतकिल किया गया, इससे पहले वो आज सुबह ही उन्हें बहावलपुर से डायरेक्टली यहाँ पे तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सलूक वहाँ पर था उसकी वजह से उन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया हो। देखिए, क्योंकि उनका जमशेद दस्ती का कहना तो ये है कि क्योंकि इसमें हुकूमत इन्वॉल्व है, पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इस वजह से ये सारे मामला सारी उनके जुल्म ढाए जा रहे हैं। ठीक है असद, आप साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह मरीजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, जिस तरह से हमने देखा आप मुल्तान से हैं, वो मुजफ्फरगढ़ से करीब करीब ही हैं, और जिस तरह से अवामी नुमाइंदे समझे जाते हैं, जमशेद दस्ती साहब 2 हलकों से जीते भी थे, तो अब जो उनके साथ सलूक हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत दुख हुआ आज उनका वीडियो देखकर, और मुझे तो सारे मामलात का इल्म है। आपको पता है कि जब सेंट्रल जेल मुल्तान में थे मैं वहां गया और मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए भी स्पीकर साहब से भी बात की। ईद वाले रोज में देरा गाजी खान मैंने एक और अटेम्प्ट किया उनसे मिलने के लिए और नहीं मिलने दिया गया। बदकिस्मती से इस वक्त उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और ज्यादती की जा रही है, और लोग भूल जाते हैं जब इक़्तिदार में होते हैं अपने माजी तकालीफ को भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जमशेद दस्ती के हकूक है, जमशेद दस्ती एक मुंतखब मेंबर है कौमी असम्बली का, उसके साथ ये नाजेबा सलूक बिल्कुल इखलाकियात से घिरी हुई बात है। कभी उनको जब मैं मुल्तान मिलने गया तो रातों रात इनको देरा गाजी खान शिफ्ट कर दिया गया। जिस दिन मैं देरा गाजी खान गया उनको मिलने तो उनको दूसरे दिन अब सरगोदा शिफ्ट कर दिया गया। वो अदालत में जाते हैं, अदालतों से उनको जमानत मिलती है तो जेल के अंदर एक नया मन गढ़ंत मुकदमा कायम कर दिया जाता है और उसको फिर एक ज़हनी अज़ियत का शिकार किया जाता है। आप देखें कि एक पिक्चर जो सोशल मीडिया पे रिलीज हुई थी गालिबन हुसैन नवाज साहब की, तो उस पर कितना वावेला बनाया गया था, कितना लोगों ने उस पर तनकीद की थी। ये एक मुंतखब कौमी असम्बली का मेंबर है, उसके साथ जो बीत रही है
क्या सारी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा? क्या नहीं तो शाह साहब ये बताइएगा कि ये क्यों ये जमशेद दस्ती साहब के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मजीद अचकज़ई साहब के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, क्योंकि जब सदारती खिताब था उस पे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और एक वजीर ने बिल्कुल उनको धमकी दी थी और आबिद शेर अली साहब ने कहा था हम आपको वी विल सॉर्ट यू आउट, और ये उसका मुझे एक उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। कुरैशी साहब, जिस तरह से मजम्मत आप भी करें, पीटीआई के दीगर लोग हैं और दीगर जमातें भी करें, लेकिन अमली तौर पर क्या इकदाम देखने में? आपने तो प्रोटेक्शन ऑर्डर की खैर जो है रिक्वेस्ट भी की थी, उसका भी शायद अभी तक कोई फॉलोअप नहीं आया। देखिए, प्रोडक्शन ऑर्डर का तो जो स्पीकर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पंजाब हुकूमत उस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार नहीं थी। उनके इल्म में था कि एक दिन के बाद असेंबली बर्खास्त हो जाएगी, तो उन्होंने लेतो लाल से काम लिया, ना होम डिपार्टमेंट ने ऑर्डर भेजा और ना ही सुपरिटेंडेंट जेल ने खुद कहा कि हमें कोई अहकामात नहीं मिले, तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी कर सकता हूँ? इसी तरह आपने देखा कि जब वो अदालत पे जाते हैं और उनकी सारी जमानतें हो जाती हैं तो फिर एक नया मुकदमा बना दिया जाता है और उनको जिस किस्म की फिजिकल टॉर्चर करना एक मुंतखब नुमाइंदे को हर शहरी के हकूक है। मैं समझता हूँ उन्होंने अपील की है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। मैं आईजी प्रिजन से दरखास्त करूंगा कि जेल मैन्यूल के अंदर कैदियों के भी हकूक होते हैं और उसको मलूज़े खातिर रखते हुए मुलाकात का है, खाने तो पीटीआई का अब नेक्स्ट क्या लाहे अमल होगा इस बारे में? और अगर पार्टी है, पीटीआई तो वाहिद पार्टी है, चाहे मुल्तान की तंजीम है, चाहे मुजफ्फरगढ़ की है, चाहे देरा गाजी खान की है, वो बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। हमारे टिकट होल्डर्स मौजूद थे, हमारी रीजनल तंजीम मौजूद थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट अतीले इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी रिहाई का मुतालबा किया था। आज इस दुखी वीडियो के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है, अपने जज्बात का इजहार किया है। पीटीआई तो पूरी उनकी पूरी शदोमत से उनका केस जो है वो प्लीड कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और शाह साहब का इस बारे में कहना था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो वो इस बारे में भरपूर चांस रखती है और इसकी पुरजोर मजम्मत करती है कि एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ ऐसा नारवा सलूक किया जा रहा है और फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये भी पैदा होता है कि जमशेद दस्ती साहब अगर किसी जमात में होते तो हो सकता है कि शायद उनके साथ ऐसा सलूक ना होता जो कि आज हो रहा है। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।